हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो हमारा सेशन है ये है हमारा प्रैक्टिस ऑफ व्हाट PYQ। ठीक है, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के मैं PYQ लेकर आई हूँ। बहुत अच्छे हैं ये होंगे PYQ 2018 से लेके 2022 के होंगे। ठीक है, PYQ या 19 के हैं शायद, डोंट रिमेम्बर। चलिए करते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? देखिए, स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है असाइक्लिक। ठीक है, असाइक्लिक, जो एक दूसरे से कनेक्टेड तो होंगे, हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड तो होगा बट साइकिल नहीं होगा। ठीक है, लाइक दैट अगर हमने ऐसे बना दिया तो ये क्या हो गया, एक साइक्लिक ट्री हो गया या साइक्लिक ग्राफ हो गया। अब इसे स्पैनिंग ट्री नहीं कहेंगे। ठीक है, स्पैनिंग ट्री क्या हुआ, क्या हो गया, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री किसे कहेंगे, जो कि एक दूसरे से क्या होएगा, कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, कनेक्टेड नहीं, सॉरी कनेक्टेड होंगे बट साइकिल नहीं बनेंगे, यानी असाइक्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि हाउ मैनी डिफरेंट स्पैनिंग ट्री इन अ कंप्लीट ग्राफ। व्हाट इज अ कंप्लीट ग्राफ? दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ। K4 है तो मतलब नोड हमारी क्या हो गई, 4 हो गई। एंड बाइपर्टाइट ग्राफ। अब बाइपर्टाइट ग्राफ कौन सा हो गया, जो कि अपने K22 है, तो जिसका कनेक्शन अपने घर के लोगों के साथ नहीं होगा, अदर फैमिली के साथ होगा, अदर फैमिली मेंबर के साथ कनेक्टेड होगा बट अपनी ही फैमिली के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये एक फैमिली हो गई और ये ग्रुप ए हो गया, ये ग्रुप बी हो गया। तो ये जो पर्सन है ना ग्रुप ए का, ये ग्रुप ए के पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं है बल्कि ग्रुप बी के सभी पर्सन के साथ कनेक्ट है। दैट इज बाइपर्टाइट ग्राफ। क्लियर? तो अब स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं, तो स्पैनिंग ट्री इसमें कौन सा बन जाएगा? अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो यही बन गया है ना, एक आपका ये भी बन सकता है, इसको उल्टा जेड ले लीजिए, या फिर इसका एक ऐसे भी बन सकता है ना। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, एस उल्टा एस ले लीजिए, उल्टा एन ले लीजिए, है ना, ऐसे बन सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, अब एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी लेके बैठ जाएंगे, कोई रह गया तो जो कंप्लीट ग्राफ का होता है फॉर्मूला कि हाउ मैनी स्पैनिंग ट्री, तो इन्होंने क्या किया है, 4 का है ना, तो 4 माइनस 2, दिस इज द, ये क्या है, नोड, नंबर ऑफ नोड कितने हैं यहाँ पे, 4 गिवन है ना, K4 मतलब 4 नोड, तो आपने 4 की पावर 2 आ जाएगी, 2 माइनस 2 तो 16 कितना हुआ, दिस वन। और बाइपर्टाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m(n-1) इंटू m(n-1). तो देखिए यहाँ पे अगर 2 है तो मैं इसे कह सकती हूँ 2 1 प्लस इंटू, मैं यहाँ राइट कर रही हूँ 2 1 है ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 4। सो आंसर इज सी। क्लियर? समझ में आ गया? फॉर्मूला है, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, पेपर में आ सकता है इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन है ना आने के चांस है भाई। दिसंबर 2023 में था या नहीं, पर आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव क्लोजर के बारे में पूछा गया है, एक रिलेशन गिवन है और उससे पूछा गया है कि ट्रांजिटिव 0 1 मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांजिटिव क्लोजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है, मतलब ए का अगर रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है तो मस्ट है कि ए का रिलेशन सी के साथ है भाई, दैट इज ट्रांजिटिव क्लोजर की। वो यहाँ पे ये प्रूफ कर रहे हैं कि ए का रिलेशन सी के साथ होना मस्ट है, दैट इज ट्रांजिटिव। क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स दे दी, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, सॉरी 1 2 3
1 2 3, क्लियर। तो मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि इसका रिलेशन जो यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है, 1 1 का, ये 1 है ना, तो ये 1 यहाँ पे है, तो एक 1 3 का, एक 2 2 का रिलेशन यहाँ पे गिवन है, एक यहाँ पे 3 1 का रिलेशन गिवन है, और 3 2 का रिलेशन गिवन है। ये समझ में आया मैंने कैसे बनाया, ये रिलेशन आपको समझ में आया मैंने कैसे बनाया। देखिए ये 1 क्या था, 1 1 पे, तो मैंने 1 1 कर दिया। ये 1 कहाँ पे है, 2 और 2 पर, तो मैंने 2 2 का रिलेशन दे दिया। ये 1 कहाँ पे है, 3 और 1 पे, तो मैंने 3 1 का रिलेशन दे दिया। ऐसे जहाँ जहाँ 1 थे इन द मैट्रिक्स वो रिलेशन हमने विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स बना लिया, क्लियर। अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होंगे। देखिए 1, यहाँ पे हम बी भी देखेंगे ना, बी सेम है, तो 1 3 का रिलेशन होना चाहिए। क्या 1 3 का रिलेशन है, हाँ जी 1 3 का रिलेशन तो है ही। तो इसमें नहीं देखेंगे 1 1 2 2 में नहीं देखेंगे, कहीं और देखते हैं। ये वाला पकड़ते हैं हम, ठीक है, ये वाला 1 3 और 3 2, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है ना, बी सेम हो गए ना, तो ए सी का रिलेशन है, यानी 1 और 2 का रिलेशन है। 1 और 2 का रिलेशन तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 का रिलेशन 1 कर देंगे। मैं एक बार इरेज करती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये मैट्रिक्स तो सेम होनी चाहिए, ये मैट्रिक्स तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 1 2 चाहिए था, गिवन है। यहाँ 1 2 है जी, नहीं, बी में 1 2 नहीं है, यहाँ पे भी 1 2 नहीं है, यहाँ पे 1 2 है, तो ऑप्शन हमारे 50-50 हो गए। लेट्स चेक। अब देखिए यहाँ पे डी पे देखिए, मैट्रिक्स में ऑलरेडी हमें 3 2 गिवन है, 3 2 गिवन है ना, यहाँ पे 3 2 गिवन नहीं है, तो जो ऑलरेडी बनी मैट्रिक्स है उसमें चेंज कर दिया गया, तो डी भी हमारा नहीं होगा, आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, दोबारा से समझाऊं। हमने क्या किया, रिलेशन बना लिए 1 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो अगर 1 1 का रिलेशन गिवन है, 1 3 का रिलेशन गिवन है, 2 और 2 गिवन है ना, तो 2 और 2 का रिलेशन गिवन है, 3 1 का रिलेशन गिवन है और 3 2 का रिलेशन गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, हाँ, अब मैंने एक आपको इसका एग्जाम्पल लेके देखा था, ठीक है, सॉरी इसका। अब मैं यहाँ पे आपसे इन दोनों का रिलेशन लेकर कहती हूँ, इसको चेक करते हैं। सॉरी, इसमें तो 3 2 ही आ जाएगा ना, 3 2 तो गिवन है। 3 3 का यहाँ पे इन्होंने दे दिया, और कुछ बन सकता है हमारा, 1 3, इसमें 1 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 3 नहीं, मेन तो इसका यही था। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इसका मैट्रिक्स दे दिया। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है ना, तो वो ट्रांजिटिव है ही है, ठीक है, बट अदर रिलेशन गिवन है तो वो हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 3 गिवन होता तो वो भी मैट्रिक्स में आ जाता। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ़ पी क्यू आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्स यू, ठीक है, यू मतलब एक सबसेट है यू, ठीक है, उसमें पी क्यू आर इज अ सबसेट, यानी और भी है, मान लो एस टी है, ठीक है, हम एक मान के चलते हैं, मान लो ये 5 एलिमेंट्स हैं एक यूनिवर्सल सेट यू में, ठीक है, तो पी क्यू आर क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, ये हमें कुछ गिवन है और हमें क्या बताना है, देन इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, है ऐसे कुछ बताना है। चलो देखते हैं क्या दे रखा है। चलिए इसमें क्या करना है, हम अपनी तरफ से कुछ लेके देखते हैं। मान लो
P के पास है 1 2 3 4, Q के पास है मान लो 1 और 2, और R के पास है मान लो 3 और 2, ठीक है, कुछ भी मान लो, मैं एक 4 भी ऐड कर देती हूँ, मान लो एक एग्जांपल, ठीक है। तो मैं कलर भी चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच में कुछ इंटरसेक्शन है। हाँ जी, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, P और Q के और R, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन तीनों के बीच में कॉमन क्या है, 2 2 और 2, इन तीनों के बीच में कॉमन है, तो P Q R का इंटरसेक्शन तो आपका 2 आ जाएगा। यूनियन एक यूनिवर्सल सेट है, यानी यूनिवर्सल में मैं कह देती हूँ 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट है, सारी डिजिट है। तो P में क्या क्या नहीं है, P में क्या क्या नहीं है वो P के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। P के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। क्लियर। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, P कॉम्प्लीमेंट Q और R, इनमें क्या कॉमन है, इनमें कुछ इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन है, ऐसा कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, लाइक मान लो मैंने यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है, कुछ इंक्लूड कर दिया मैंने, बिकॉज हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा था और इन्होंने कुछ दे नहीं रखा, तो हमें आंसर लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें 7 कॉमन ले लिया, ठीक है, 7 मैंने कॉमन ले लिया, ये हम ले सकते हैं बिकॉज दीज आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल, है ना। तो मैंने यहाँ पे कह दिया 7 सबसेट है। अब Q के इसमें क्या क्या आ जाएंगे, Q के इसमें क्या क्या आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में, Q के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये सारी आ जाएंगी, ये Q का कॉम्प्लीमेंट है। और अब R का भी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे निकाल ही लेते हैं। R का कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ये R के कॉम्प्लीमेंट में है। अब इन सब का यूनियन लेते हैं, अब इन सब के यूनियन में हम जो डबल आ रहा है वो नहीं लेंगे, सिंगल चीज़ लेंगे, ठीक है। अब किस किस का यूनियन ले रहे हैं हम भाई, द सबसेट देन व्हाट इज दिस, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इन सब का यूनियन अगर हम लेंगे P Q R S7 यूनियन अगर हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, जो सब में है, अगर हम इसका यूनियन लेंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, देखिए हमें मिल जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमें यूनिवर्स ही मिल गया, तो हम डी पे टिक कर सकते हैं, हमें यूनिवर्स ही मिल गया, ठीक है। इन्होंने पूछा कि क्या लेना है, समझ में आया मैंने कैसे किया है, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से समझा दूँगी। देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिया अपनी तरफ से, यूनिवर्सल सेट को हमने मान लिया 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू है, और उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ वैल्यू P को दे दी थी, Q को और कुछ R को, जो कॉमन आया वो यहाँ राइट कर दिया, ये यूनियन था। यूनियन में क्या होता है, सबको इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक कॉमन चीज़ करते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है, कॉमन वैल्यूज़। बट यूनियन में क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, रिपीटेटिव वैल्यू नहीं लेते, और क्या लेते हैं, ऑल वैल्यूज़ ले लेते हैं जो सभी में हो। इसमें अगर 2 थी, इसमें हमें 7 मिला था, है ना, तो फिर यूनियन लिया, फिर इसमें कुछ मिला था, फिर इसमें भी हमें कुछ मिला था, तो इन सब में जो कॉमन जो रिपीट थी वो तो छोड़ दी, और बाकी जो जो वैल्यू इन सब में थी वो हमने ले ली,
बाकी की ऑल रेस्ट ऑल एक्सेप्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार है। इसमें आयलर ग्राफ और आयलर सर्किट के बीच में डिफरेंस है। देखिए G1 इज आयलर सर्किट, हमें बताना है आयलर सर्किट है या आयलर सर्किट नहीं है। सबसे पहले तो देखिए आयलर सर्किट क्या होता है। ई से है तो हमें एज देखना है। जैसे मान लो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सर्किट की बात हो रही है तो हमें यहाँ से ही स्टार्ट करके यहाँ तक ही पहुँचना है। ठीक है, लेकिन साइकिल जब हम कर रहे हैं तो ऑल द एज आपकी कवर होनी चाहिए। पीसी में प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा हो गया। ठीक है, ऑल द एज आपकी कवर होनी चाहिए। हम कहाँ से स्टार्ट करें कि हमारी सारी की सारी एज कवर हो जाएं और जहाँ से हम बिगनिंग कर रहे हैं वहीं पे ही एंड हो। ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है सारी एज कवर हो के बिना पेन उठाए सारी एज कवर हो जाए और क्या होए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे हमारा एंड होना चाहिए। दैट इज़ साइकिल। तो इसका ना कुछ रूल होते हैं। क्या होते हैं आयलर ग्राफ और सर्किट को पकड़ने के, कि यहाँ पे जो आपकी इवन डिग्रीज होती हैं, ठीक है, हाउ मैनी ओड डिग्रीज एंड हाउ मैनी इवन डिग्रीज, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये आयलर सर्किट है या नहीं है। ठीक है, दोनों ग्राफ में से कौन से आयलर सर्किट है। तो ऑल द एज आर ऑल द नोड्स इन अ व्हाट और डिग्री। ठीक है, ऑल द नोड्स कंटेन और डिग्री, नहीं सॉरी इवन डिग्री। ठीक है, इस तरीके से मैक्स 2 डिग्री हो तो आयलर पाथ होता है, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसकी कितनी डिग्री है 3 है, इसकी कितनी डिग्री है 3 है जी, इसकी कितनी डिग्री है 3 है, ये तो आयलर सर्किट नहीं है। ठीक है, इसकी कितनी डिग्री है 3 है, इसकी डिग्री कितनी है 2। तो अगर मैक्स ओड डिग्री भी हुई ना तो मैक्स 2 होनी चाहिए ओड डिग्री। क्या ओड डिग्री। ठीक है, तो वो आयलर पाथ कहलाता है और आयलर सर्किट में शायद 2। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा अपोजिट देखते हैं आंसर क्या है, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, इसकी कितनी डिग्री है 3, इसकी कितनी डिग्री है 3, इसकी कितनी डिग्री है 4, इसकी कितनी डिग्री है 1 2 3 4 5 6, ओ इवन आ गई 1 2 3 4 डिग्री इसकी है। तो इसमें क्या हुआ मैक्स 2 डिग्री है, मैक्स 2। तो ये आपका आयलर सर्किट हो सकता है। आंसर क्या हुआ, आंसर आपका नॉट कंटेनर आयलर सर्किट। हाँ जी, G1 तो था ही नहीं और मैं जहाँ कंफ्यूज हो रही थी वो यहाँ पे मैंने बता भी रखा है। तो यहाँ पे मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपको। अ आयलर ग्राफ विल कंटेन एन आयलर पाथ। देखिए आयलर पाथ कंटेन आयलर ग्राफ। देखिए आयलर ग्राफ और आयलर पाथ में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको पहले ये बताती हूँ। ये आपने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट करी, ये आपकी यहाँ पे एंड हो गया, इसी पॉइंट पे आके एंड हो गया, ये सर्किट है। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आपने ख़त्म किया, ऑल द एज आपकी कवर हो गई, आपकी एज कवर हो गई, ऑल एज आपने कवर कर ली और आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड नहीं करके इससे पहले वाले नोड पर एंड कर दिया। पर मस्ट है कि ऑल द एज आपकी कवर होनी चाहिए, तो वो आयलर पाथ है। अब यहाँ पे ये वाली एज रह गई थी ना, तो यहाँ पे कह रखा है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ ग्राफ विल कंटेन एन आयलर पाथ इफ इट इज कंटेन एट मोस्ट 2 वर्टेक्स ऑफ ओड डिग्री। देखो मैंने ओड डिग्री की बताई थी ना, वो आयलर पाथ है जहाँ पे मैक्स 2 डिग्री ओड होनी चाहिए। ठीक है, तो G1 तो आपका सर्किट नहीं है, अगर पाथ नहीं है तो सर्किट भी नहीं है, अगर पाथ नहीं है तो सर्किट नहीं है 100%। लेकिन अगर सर्किट है तो पाथ में और मे नॉट, क्या पाथ। ठीक है, आयलर पाथ। सो अ ग्राफ विल कंटेन एन आयलर सर्किट कब होगा, जब ऑल वर्टेक्स हैव अ इवन डिग्री।
तो जो G2 है ये आइलर पाथ है, क्या है, आइलर पाथ है। G2 क्या है, आइलर पाथ है। लेकिन G1 तो पाथ भी नहीं है भाई, पाथ भी नहीं है। क्लियर? सो बोथ G1 एंड G2 इज नॉट अ आइलर सर्किट। G1 तो मैंने कह ही दिया था। G2 में मैं यहाँ पे एक्चुअली में मैंने रिवीजन नहीं करा है किसी भी का, मैं सीधा क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ, साथ में मेरा भी रिवीजन हो रहा है इसमें। वैसे गलत है तरीका, बट मैं आपको जो समझा रही हूँ ना, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल वैलिड है, आप कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं। क्लियर? मिनिमम वेट ऑफ द स्पैनिंग ट्री इन ग्राफ कैलकुलेट यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो देखिए स्पैनिंग ट्री मैंने आपको बता दिया था असाइक्लिक होती है बट कनेक्टेड होती है। क्या कनेक्टेड होता है? नोड कनेक्टेड होता है ना। अब इसमें वेट बताना है। वेट क्या होते हैं? ये जो नंबर 6, 2, 5 दे रखे हैं ना, ये वेट है। क्लियर? तो क्रुस्कल का क्या मतलब होता है? क्रुस्कल का मतलब होता है आप किसी भी लाइन में, जैसे मैंने इस नोड को चूज़ किया, इस वाली एज को, वेट को चूज़ किया, मिनिमम वेट को, तो अब मैं इस नोड से, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे, तो अब मैं ये इसके बाद मुझे जो मैक्स लग रही है 2 के बाद, जो ऑल द एज के साथ, ऑल द वेट के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे 3 सबसे मिनिमम लग रही है ना। तो मैंने क्या किया, अपना पेन उठा लिया और मैंने यहाँ पर पहुँच गई। तो ये दो तरीके के होते हैं, क्रुस्कल और एक होता है प्रिम्स। प्रिम्स में क्या होता है, पेन नहीं उठा सकते। अब जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक आए हो, तो आप या तो इस वाले एज को चूज़ करोगे वे, या फिर इसको चूज़ करोगे, या इसको चूज़ करोगे। आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, इन 3 में से ही चूज़ कर सकते हो। लेकिन क्रुस्कल में क्या है, आपने यहाँ से यहाँ तक गए, आपने वेट 2 को चूज़ किया, तो आप यहाँ से इस वाला यहाँ तक जाके वेट 3 को भी चूज़ कर सकते हैं। किसको चूज़ कर सकते हैं? वेट 3 को। ठीक है, ऐसे चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? नाउ 4 को चूज़ करना है, हाँ जी हम कर लेंगे, पर हमें ध्यान रखना है कि जिस वर्टेक्स को हम चूज़ कर रहे हैं उससे हमारी साइकिल ना बन जाए। हमें साइक्लिक ग्राफ नहीं चाहिए भाई। क्लियर? अब जैसे अगर मैं 5 को चूज़ करती हूँ, यहाँ देखो तो क्या हो रहा है, साइकिल बन रही है। कैसी साइकिल? ऐसी साइकिल हमें नहीं चाहिए, हम वेट 5 को चूज़ नहीं कर सकते, हमने 4 चूज़ कर लिया। क्लियर? अब हमारे पास देखो यही नोड है। अब ये नोड कनेक्टेड हो गया, ये नोड कनेक्टेड हो गया, ये नोड कनेक्टेड हो गया, ये रह रहा है। तो इसको मिनिमम किससे चूज़ करें? इससे चूज़ कर ले, 6 से, यही ऑप्शन है। तो अब हमारी ये क्या हो गया, स्पैनिंग ट्री बन गया, मिनिमम वेट का स्पैनिंग ट्री बन गया। देखो सारी की सारी हमारी एज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नोड कनेक्टेड है, बट असाइक्लिक है, तो स्पैनिंग ट्री है। अब वेट, मिनिमम वेट कैसे काउंट करेंगे? देखिए इसका कितना था, 2 + 6 + 4 + 3, कितना हुआ, कितना हुआ, 15। सो आंसर इज 15। क्लियर? नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्स 2 कलर। देखिए कलर वाला बड़ा अमेजिंग है, मैं ना कलर का यूज़ करूँगी, बहुत मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कलर मैपिंग में इसे कोमो कुछ बोलते हैं, क्रोमोटिक या क्रोमो कलरिंग को कुछ कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका प्रॉपर नेम याद नहीं आ रहा। मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड, ये ग्राफ दे रखा है। तो इसका जो रूल होता है वो यही होता है कि नो 2 एडजेसेंट वर्टेक्स आर असाइन द सेम कलर, यही इसका रूल होता है और यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए हमने इसको ब्लैक कलर कर दिया। अब इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। हम इसे ब्लैक नहीं दे सकते। और कोई है इसके साथ कनेक्टेड? जी नहीं, ये तीनों बच रहे हैं, तो इनमें से हम किसी भी एक को दे देते हैं, क्योंकि इसके एडजेसेंट ये भी है और ये भी है, तो इसे हम ब्लैक नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट कलर मैं ब्लू ले लेती हूँ। तो मैंने इसको ब्लू दे दिया, तो अगर मैंने इसको ब्लू दे दिया
तो मैं इसको, इस वाले नोड को ब्लू नहीं दे सकती, है ना। और इसके साथ कौन सा कनेक्टेड है, और इसके साथ कोई कनेक्टेड नहीं है। हाँ जी, मैं नेक्स्ट कलर लेती हूँ। मैंने नेक्स्ट अपना वही पिंक ले लिया है। कौन सा कलर है ये, मैंने ये कलर इसको दे दिया। तो इसके एडजेसेंट कौन सा है, ये वाला है, पर ये तो नहीं है, तो मैं इसको तो दे सकती हूँ। इसके एडजेसेंट ये वाला है, तो मैं इसको नहीं दे सकती। इसके एडजेसेंट ये वाला है, तो मैं इसको भी नहीं दे सकती, है ना। नेक्स्ट कलर ग्रीन ले लेती हूँ। मान लो मैंने इसको ग्रीन दे दिया, तो इसके एडजेसेंट ये वाला है, ये तो नहीं है, इस नोड के एडजेसेंट ये नहीं है ना, तो मैं इसको ग्रीन दे सकती हूँ। क्लियर। नेक्स्ट एक और कलर की ज़रूरत पड़ेगी, पर्पल ले लेते हैं। ये मैंने पर्पल इसको दे दिया। कितने कलर यूज़ हुए, 1 2 3 4 and 5, so answer is 5 4 5 कलर यूज हुए हैं मेरे तो, 5 कलर। एक मिनट, देखो ये ब्लू कलर लिया था मैंने, ये ब्लू कलर लिया था ना मैंने, तो मैं इसको तो दे सकती थी ना ब्लू कलर। ये तो इसके एडजेसेंट नहीं था, नहीं था ना, तो 4 आएगा। यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा, यहाँ कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। देखिए बहुत अच्छा है, सेट थ्योरी का है। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, R1 और R2 का यूनियन, तो कौन कौन सा आएगा, R1 और R2 का यूनियन होगा तो 1 1 2 2 3 3 तो है ही, साथ में 1 2 ये भी आ जाएंगे, है ना। 1 1 2 2 3 3 तो है ही साथ में। हाँ जी, R1 का जब यूनियन करेंगे तो ए का तो 1 ही आएगा। अरे ए का 1 तो सब में गिवन ही है, चेक ही नहीं करना था, बेकार में टाइम वेस्ट किया। अब इंटरसेक्ट देख लेते हैं। इंटरसेक्ट तो ऑलरेडी 1 1 ही आएगा केवल, है ना। तो इंटरसेक्ट क्या आएगा, 1 1 आएगा। तो सी का 2 गया, सी का 4 गया, 50-50 आंसर हो गया। अब हमें बी और डी देखना है। तो देखिए जब ये आता है ना, इसका मतलब होता है R1 R2 कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है ना, नहीं कॉम्प्लीमेंट है क्या, एक बार मैं देख लेती हूँ, जस्ट वेट, नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं है। देखिए इसका मतलब होता है कि, कहाँ गया पेन, ये रहा, देखिए ये R1 है, ये R2 है, तो मतलब हमें R की सारी वैल्यू लेनी है, पर हमें वो वैल्यू R1 की भी छोड़ देनी है जो R2 में है, यानी R1 की वैल्यू लेनी है। तो क्या क्या आएगा, 2 2 और 3 3 का पेयर आ जाएगा, ठीक है। किसका पेयर आ जाएगा, 2 2 और 3 3 का R1 में। तो B का है 4, B का क्या है 4, आंसर मिल गया। अब D में क्या है, R2 की हमें वो सारी वैल्यू लेनी है जो R1 में नहीं है, यानी R1 में इसका कॉमन यही था, तो D का आ जाएगा 3, तो आंसर तो 4 ही आएगा। यहाँ गिवन नहीं है, बट इसका आंसर श्योरली 4 आएगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो सही है। इन अ ग्राफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन अ नंबर ऑफ एज इन अ ग्राफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स की डिग्री का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने बताया था, मैं फिर बताती हूँ। दिस इज़ द नोड, दिस इज़ ऑल द नोड, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूँ ये ग्राफ है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई इस नोड की, 3 1 2 3, ठीक है। एक नोड से कितने रास्ते बन रहे हैं, जितने रास्ते बनेंगे वो उस नोड की डिग्री हो जाएगी, 4 डिग्री। तो कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ द वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एज इंसिडेंट कनेक्टेड ऑन इट, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, इवन नंबर ऑफ द वर्टेक्स ऑफ इवन डिग्री और ओड नंबर ऑफ द वर्टेक्स। देखिए ये भी ना फॉर्मूला ही है, ये लर्न करने वाली चीज़ है, अच्छा है ये क्वेश्चन, ये लर्न करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा देयर आर इवन नंबर ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ओड डिग्री। देखिए आप ना ओड डिग्री की इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स, देखिए जैसे 4 है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ ओड डिग्री, देखिए इसकी ओड डिग्री है,
इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी 3 है, तो नंबर कितने आ गए? 4 आ गए। अभी देखिए मैं ना 6 ले लेती हूँ मान लो, ठीक है, इसे भी मैं कनेक्टेड कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कनेक्टेड बोला ही है वैसे भी, ठीक है। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई कनेक्शन रह तो नहीं रहा? नहीं नहीं, रह नहीं रहा, इसकी तो डिग्री ही इवन है। एक और ग्राफ लेते हैं, कोई और ग्राफ लेते हैं। लाइक मैं 3 का ले लेती हूँ, अगर मैं छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करूँ तो देखिए इसकी 2 डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है। मैं 5 का बनाने की कोशिश करती हूँ। 1 2 3 4 5 है ना, तो इन्हें भी मैं कनेक्टेड करने की कोशिश करती हूँ एक दूसरे से। 1 2 3 4, बन नहीं रहा। देखिए फॉर्मूले की तरह आप इसे याद रखिए, ये क्वेश्चन सही है। दे आर इवन नंबर ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ओड डिग्री। ओड डिग्री के आप अगर ओड डिग्री का आप वर्टेक्स देखोगे ना तो उसके इवन नंबर ही मिलेंगे, यानी जो वर्टेक्स होंगे वो आपको इवन ही मिलेंगे, ठीक है। अ सिंपल ग्राफ इज वन इन विच नो सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्या हुआ? दैट इज द ग्राफ, दैट इज द सेल्फ लूप, ठीक है, दैट इज अ सेल्फ लूप ईच पेयर ऑफ द लेट जी बी अ सिंपल ऑफ 8 वर्टेक्स। देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, यानी सिंपल ग्राफ है, ठीक है। सिंपल ग्राफ का मतलब हो गया ग्राफ बहुत सिंपल है, कोई पैरेलल ग्राफ नहीं है, कोई सेल्फ लूप नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्टेक्स है डिस्टिंक्ट कनेक्टेड एट मोस्ट वन एज, ठीक है, हर एक की अपनी एज वन एज है, ठीक है। जी बी अ सिंपल ग्राफ ऑन 8 वर्टेक्स such as there is a vertex of degree 1, vertex of degree 2, vertex of degree 3 4 5 6 7। तो आपकी जो लास्ट होगी वर्टेक्स उसकी कितनी डिग्री होगी? तो उसकी डिग्री सॉल्व बाय द हैवल हकीम्स थ्योरम। हैवल हकीम्स थ्योरम, ओके फाइन, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। हैवल हकीम का मैंने कर रखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसकी थ्योरम कौन सी है, मेरे को याद नहीं आ रही। हैवल हकीम की थ्योरम, इसकी थ्योरम कौन सी है? इसमें ना ऐसे होगा शायद, और डिग्री ऐसे 7 है, 6 है, 5 है, 4 3 2 1, इन सब में ना 1 1 1 1 माइनस करके निकालना है। ये हैवल हकीम की थ्योरम है, ये मैं बाद में कराऊंगी आपको, शायद यही थ्योरम है। चलिए दूसरा करते हैं। आइसोमॉर्फोग्राफिक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, मेन तो पहले देखना होता है कि वर्टेक्स सारे इक्वल है। इस ग्राफ के इक्वलेंट बताना है कौन सा ग्राफ है जो कि आइसोमॉर्फिज्म है, यानी दो ग्राफ दिखते अलग हैं पर उनकी जो डिग्री होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो उनकी जो मेन होता है वो होता है डिग्री, कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम है या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने कह दिया B1, एक में तो डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री कितनी है भाई? 1 2 3, इसकी भी 3 है, 1 2 3, इसकी भी 3 डिग्री है, इसकी कितनी है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2, भाई सबकी 3 डिग्री हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले की, तो इसकी 1 2 3 डिग्री है, इसकी कितनी है? 1 2 3 4 डिग्री आ गई ना, तो ये गलत हो गया। इसमें भी 4 डिग्री मिल गई हमें, है ना, ये भी गलत हो गया। इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, मेरे को यही लग रहा है 1 2 3, हाँ यही होगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, देखो इसमें भी 4 डिग्री आ गई, सो आंसर आपका सी ही आएगा, क्योंकि हमें डिग्री क्या हो गई, डिग्री सीक्वेंस आपका मेन जो होता है वो होता है डिग्री सीक्वेंस आपका, सॉरी सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस आपका सेम होना चाहिए, किसका? डिग्री सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो इन सब की, ये तो चलो एक ही था, अगर मान लो इन सब की भी सेम होती तो हम और भी ज़्यादा डीप देखते, कुछ और प्रॉब्लम आती, दो ग्राफ मिल जाते सेम डिग्री के तो हम और सीक्वेंस देखते, फिर हम डिग्री सीक्वेंस देखते, जैसे 2 के बाद 4 जो
वो बाद में अगर क्वेश्चन आएगा तो करवा दूँगी। चलिए, फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सभी इक्वलेंट होनी चाहिए। तो ये ए है, बी है, कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, जी तक के है ना। सी सी है इसमें, नहीं है भाई, सी सी नहीं है, एफ एफ है, ई ई है, जी जी है, तो सी सी डी डी नहीं है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में ये चलेगा, ठीक है, सिमेट्रिक में चलेगा ए बी बी, बट अगर सी डी है, अगर सी डी है तो डी सी भी तो होना चाहिए, है डी सी नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब असिमेट्रिक चेक करते हैं। तो असिमेट्रिक क्या क्या होगा, देखो ए नहीं है, सी नहीं है, बहुत ए और बी भी नहीं है, तो आंसर तो बी ही मिलेगा। तो असिमेट्रिक क्या होता है कि अगर सी डी है तो डी सी नहीं होना चाहिए, जबकि सिमेट्रिक रहता है कि अगर सी डी है तो डी सी भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी सी नहीं है तो एसिमेट्रिक है। जी सी नहीं होना चाहिए, नहीं है भाई। जी डी नहीं होना चाहिए, नहीं है भाई, तो असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक है। असिमेट्रिक ए और बी को भी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। उसमें एंटी सिमेट्रिक का ये वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा, बट एंटी सिमेट्रिक क्या कर रहा है, एंटी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव वैल्यूज़ को ले रहा है ना, लेकिन असिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव वैल्यू को भी नहीं लेता, ठीक है। आगे चलते हैं। मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री, मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री इसमें से फाइंड करते हैं। स्पैनिंग ट्री मैंने आपको बता रखा है, अगर कुछ गिवन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रुस्कल को एक्सेप्ट करते हैं, किसको, क्रुस्कल को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम वैल्यू 8 से ले 10 से ले लेते हैं ना, 10 ले लें। तो एक दो नोड बना लेते हैं पहले, कितने हैं, 1 कितने 7 नोड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो देखिए एक मैंने यहाँ से बनाया 10, क्रुस्कल है ना, फिर मेरे को 12 मिल गया, फिर मुझे 12 मिल गया, फिर मुझे 14 मिल गया। 14 के बाद इसको तो कनेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देखते हैं फिर मुझे क्या मिलता है। ओके, अब मुझे जो चूज़ करना है वो इसमें से चूज़ करना है, इतने एरिया में से। तो इनमें से सबसे छोटा मुझे क्या मिल रहा है, इनमें से मुझे सबसे छोटा 22 और 25 अगर मैं ये ले लूँ तो मेरा कितना बनेगा। देखो इन्होंने ले लिया, वैसे तो सबसे आसान तरीका, देखो इनके वेट काउंट कर लो, कौन कौन सा सबसे वेट, मिनिमम कॉस्ट पूछा है तो इनके वेट काउंट कर लो, मेन तो यही होता है। अब देखो ये कनेक्ट नहीं हो रहा, ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहा ना, तो इसको भी कनेक्ट करना है, तो यहाँ 16 ले लेते हैं। देखो मेरा ये वाला बना है ना, तो हो सकता है यहाँ पे 18 भी तो है, बट फिर यहाँ से कनेक्ट नहीं है ना, ये 18 वाला सही लग रहा है ना, इसमें मिनिमम कॉस्ट आएगा ना। 25 नहीं लेके इन्होंने 18 ले लिया, तो इन्होंने फिर आगे 28 ले लिया है ना। एक बार काम करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, जब इस तरीके की आ जाती है ना तो सबसे आसान रहता है कि जो आपको आंसर दे रखा है, क्योंकि सारे ना स्पैनिंग ट्री हैं, हमें दिख ही रहेगी क्या है, सारे स्पैनिंग ट्री है, तो हम क्या करते हैं इन्हें काउंट कर लेते हैं। कितना हो गया भाई, 54, ये दोनों 54 हो गए ना, 44 सॉरी 44 हो गए है ना, 44 हो गए, 44 हो गए। यहाँ पे आके कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। यहाँ पे आके कितने हो जाएंगे, 78। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 103। तो इनका क्या, ए का कितना आया, 103 आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका कितना आया भाई, 35 और 57, और ये कितना हो गया 69, और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 85। तो ये कितना हो गया 85, 99। चलो कुछ तो कम आया, कुछ तो कम आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया दोनों मिला के, ये हो गया 49, ये कितना हो गया 71,
इन दोनों को लिया 71 आ गया, इन दोनों को लेंगे तो कितना आ जाएगा 83, ये कितना आ जाएगा, ये तो ज़्यादा नहीं आ रहा, 100 से ऊपर नहीं जा रहा, 100 से ऊपर ही जा रहा है ना। हाँ जी, ये तो बहुत ज़्यादा चला गया, इसे देखते हैं। 38, ये कितना हो गया 54, ये कितना हो गया, ये हो गया 66, और ये कितना हो गया 84, तो ये कितना आ गया, ये भी 100 कुछ चला गया, 106 चला गया, तो अब बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, दिस वन, एंटी सिमेट्रिक कौन सा था, सिमेट्रिक, ओके। सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस यही होता है, यही सिंबल होता है इसमें, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, चाहे ये वाला फॉर्मूला होता है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो इसके एलिमेंट यूनिवर्स भी तो नहीं दे रखा ना, ये इसके एलिमेंट्स में काउंट करूँ, 249, तो 249, तो 9 तो यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन नहीं है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में इन्होंने क्या किया, जो कॉमन है उसे हटा दिया है ना, जो कॉमन है, 1 कॉमन था, दोनों में आ रहा है, देखो 1 इंटरसेक्शन ले लिया इन्होंने, जो इंटरसेक्शन लिया इन्होंने, 1 कॉमन आया, 3 कॉमन आया, 5 कॉमन आया, 6 कॉमन आया, 7 कॉमन आया, 8 कॉमन आया, तो जो इंटरसेक्शन है उसे नहीं लिया, जो कॉमन नहीं था उसे ले लिया, दैट इज़ ये सिमेट्री का डिफरेंस है, यानी जो कॉमन नहीं है उसे ले लेंगे हम। ठीक है, जो कॉमन नहीं है, जो इंटरसेक्शन नहीं है उसे कॉमन ले लेंगे, इसका फॉर्मूला था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना, 249 ही तो है, 249 कॉमन का है, 24 इसमें है, ए में था 24, और 9 आपका बी में था, जो कि ए में नहीं था, दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन नहीं है, जो कॉमन नहीं था, वो ले लिया। हाँ जी, K4 का प्लानर ग्राफ क्या होता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लानर ग्राफ क्या होता है, जो नो कट एज, तो प्लानर ग्राफ क्या कह रहा है, प्लानर ग्राफ कह रहा है भाई आपने 4 वर्टेक्स बनाए और एक भी एज एक दूसरे से कटनी नहीं चाहिए, जैसे ये देखो, ये एक दूसरे को यहाँ पे कट रही हैं, है ना, नीचे वाली जो ये आपकी एज है, ऊपर वाली ने इसे कट कर दिया, तो अगर मैं इस वाली एज को ऐसे घुमा के यहाँ पे ले आऊँ, तो वही सेम आ रहा है, ये दोनों एज कनेक्ट हो रही हैं, है ना, ये इसके इक्वलेंट बन रहा है, तो K4 तो आपका प्लानर है भाई, K4 तो आपका प्लानर है, तो ये तो गया, ये भी गया। हाँ जी, ये देखते हैं, इसको अगर मैं ऐसे बना लूँ तो मैं कह सकती हूँ कि Q3 इज़ आल्सो प्लानर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये वाली एज एक दूसरे से कट रही है ना, यहाँ पे भी कट रही है, यहाँ पे 2 जगह कट लग रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसे कह दूँ 4 यहाँ, 4 वर्टेक्स यहाँ, मैं ये कह रही हूँ कि सारी एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, अभी भी तो कनेक्ट है। चलिए, सपोज R1 एंड R2 आर reflexive relations on set A, तो इंटरसेक्शन एंड यूनियन इज इररिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है जैसे मान लो R1 के पास है 1 2 3, ठीक है, और R2 के पास है 2 3 और 4, तो यहाँ पे R1 का जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो क्या क्या बनेगा, 1 1 2 2 और 3 3, दैट इज़ द रिलेशन ऑफ R1। ठीक है, ये एलिमेंट है, ये रिलेशन है, तो यहाँ पे R2 का रिलेशन क्या बनेगा, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है, बट अरिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है
कि ये नहीं होना चाहिए भाई, 1 1 2 2 3 3 नहीं होना चाहिए। तो इनका इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव हो सकता है। जी हाँ, हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। यदि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये अब हमने बना दिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सपोज दैट R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए में जो आपके एलिमेंट्स थे वो 1 2 3 4, मान लो ये 4 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे आपने R1 का जो रिलेशन बनाया है वो ये बनाए हैं, ठीक है। तो R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 2 मिल रहा है और 3 3 मिल रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ जी रिफ्लेक्सिव है। तो इनका जो यूनियन होगा वो इरिफ्लेक्सिव हो सकता है? जी नहीं हो सकता, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इनका इंटरसेक्शन इरिफ्लेक्सिव है? जी नहीं है। बोथ आर द रिफ्लेक्सिव, बोथ आर द इंटरसेक्शन एंड यूनियन आर रिफ्लेक्सिव। हाँ, इंटरसेक्शन और यूनियन आपका रिफ्लेक्सिव ही होगा, क्योंकि इरिफ्लेक्सिव कहता है कि आपका ये वाला जो रिलेशन है ये नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो बट ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपका यानी जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या कह रहा है, ये मान लो 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। तो इरिफ्लेक्सिव कहता है कि ये होना ही नहीं चाहिए, यहाँ सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ये सारे 0 होने चाहिए, ये रिलेशन में ही नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों का कोई मैच ही नहीं होता एक दूसरे से। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इन द बाइपर्टाइट ग्राफ ऑन 12 वर्टेक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इन द 12 वर्टेक्स, 12 वर्टेक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 पावर 2, नहीं पावर 2 तो नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला होता है इंटू 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ एज, इनके फॉर्मूला होता है, रुको इसका भी एक फॉर्मूला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इन अ बाइपर्टाइट ग्राफ और 12 वर्टेक्स। 12 बाइपर्टाइट ग्राफ है तो 6 यहाँ होंगे, 12 वर्टेक्स है ना, तो 6 यहाँ पाएंगे और 6 यहाँ पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका फॉर्मूला होएगा 6 इंटू 6 m इंटू n, ठीक है। हाँ, तभी 36 आया है, क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होएगा, m इंटू n। पावर ऑफ द सेट, पावर सेट ऑफ द सेट, हाँ यही फॉर्मूला है, मुझे याद आ गया। अगर आप कहते हो बाइपर्टाइट का जो आता है 6 6, ठीक है, तो आपने ये कर दिया। लेकिन अगर कह रहे कंप्लीट बाइपर्टाइट है, कंप्लीट बाइपर्टाइट है, ठीक है, मान लो के 3 और 4 का, तो आप यहाँ पे क्या कहते, m n माइनस 2 आएगा, 1 आएगा, मैंने पीछे तो करा था अभी, आई थिंक 1 था, ठीक है, इनटू n का m-1, ठीक है, ये फॉर्मूला होएगा। फिर पावर सेट ऑफ द सेट, अगर देखिए पावर सेट का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, दैट इज द पावर सेट, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं पावर सेट, अगर कोई एलिमेंट दैट इज डिफरेंस, ठीक है, ये एक नहीं है, किसी भी पावर सेट में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो आंसर इज बी। किसी भी आप पावर सेट में लेना तो फर्स्ट एलिमेंट ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, सेकंड आपका ये हो जाता है, क्लियर। हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर अल्फा बीटा गामा एज अ लॉजिकल वेरिएबल, ए बी सी की तरह आप मान लीजिए कुछ फॉर्मूलेज हैं इसके, वो लर्न करके हम कर सकते हैं। जैसे आप सी देखिए, सी क्या कह रहा है कि आप इसके किसके इक्वलेंट ले रहे हो। अगर मैं सी को खोलती हूँ तो मैं क्या कहूँगी, यही होगा आंसर, बट ये कह रही है क्या इसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है क्या। अगर मैं इसके इक्विवेलेंट लेती हूँ तो इसका मतलब मुझे ये खोलना पड़ेगा, तो मुझे ये खोलना पड़ेगा, तो मैं ये कह सकती हूँ, तो क्या ये इसके इक्विवेलेंट है, हाँ जी है, तो सी तो है, सी तो है, तो सी तो है, तो करेक्ट आंसर बताना है किसके इक्विवेलेंट क्या है ना।
तो सी तो है, इसमें गया, सी है, ये भी गया। अब हमें देखना है ए और बी में चेक करना है, ठीक है। डी भी गया साथ में, सी के साथ साथ बी भी गया। अब जैसे ये देखते हैं क्या ये इसको इक्विवेलेंट है, ये बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। देखिए इसको ओपन करते हैं, मैं इसको ना ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, ए और बी एंड और ए एंड सी, है ना। इन्होंने क्या दे रखा है, ए एंड बी और ए एंड सी, तो ये तो सही है। तो ए और सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये फॉर्मूला था, ए एंड सी ही आएगा इसका आंसर के लिए, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो डी करके देखते हैं। बी तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है भाई, है ना, इक्विवेलेंट। चलिए डी देखते हैं, पहले इसको ओपन कर लें या इसको ओपन करें, किसी को भी कर लेते हैं। चलिए ना पहले इसको कर लेते हैं। इसका मतलब है डी मॉर्गन रो, ठीक है। इस किसके इक्विवेलेंट होगा, नेगेशन ए इंटर कंजक्शन नेगेशन बी, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने ये दिया है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, नेगेशन ए इम्प्लाइज नेगेशन बी इक्वल टू द ए और नेगेशन बी। तो ये आंसर तो गलत है, तो ये तो इक्विवेलेंट है ही नहीं, है ना। बी भी इक्विवेलेंट नहीं है, बी तो वैसे ही दिख रहा है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लेना, फॉर्मूले हैं अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये इक्विवेलेंट के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे ये वाला देखिए, समझने वाला लॉजिक है। अगर कोई चीज़ कॉमन आगे कॉमन है, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज A, तो कॉमन क्या है, P है ना, तो आगे की है ना कॉमन, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो P इम्प्लाइज Q एंड R। तो ये वाली जो क्या बोलते हैं ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर पीछे कुछ आपको कॉमन मिलता है ना, तो ऑपरेटर चेंज हो जाएंगे भाई, ठीक है। ये मैं समझने वाली थी, बाय डायरेक्शनल का आपको लर्न करना पड़ेगा, ये क्लियर। द लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये भी इंटरेस्टेड है, करके देखते हैं। देखो इसको ना बूलियन अलजेब्रा से कर लेते हैं। ये है ना एक फॉर्मूला होता है इसका, तो आप इसको, इसका जो फॉर्मूला होता है आप इसको शायद P और Q से डोनेट करोगे ना, और इसका फॉर्मूला होता है, खैर हम कॉमन लेके कर लेते हैं। ये आपका ना ये वाला चला जाएगा आपका, चलो P मैंने Q को कॉमन ले लिया, इस वाले को और इस वाले को मैं सॉल्व कर रही हूँ, Q कॉमन ले लिया मैंने, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना। तो Q इंटू 1 प्लस में P Q नेगेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे P Q नेगेशन, तो हम इसे कह सकते हैं P और Q। इसका आंसर कहाँ गया, इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर ना P और Q होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब इस तरीके का आता है ना, तो एक और रूल फॉलो होता है, और रूल होता है कि इसमें से और इसमें से हम ये वाली वैल्यू चूज़ करेंगे, ठीक है। Q प्लस P आएगा, यानी आप कह सकते हो P और Q, ठीक है। तो आंसर इसका C आना चाहिए। इनके आंसर गिवन नहीं है ना, फॉर्मूला से कर सकते हैं। ये वाला करवा देती हूँ मैं आपको। अनडायरेक्टेड प्लानर ग्राफ है, अनडायरेक्टेड मतलब वो ग्राफ जिसकी डायरेक्शन गिवन नहीं होती, अनडायरेक्टेड। तो प्लानर ग्राफ है तो नो कट एज है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें हमें वर्टेक्स दे रखे है 10, तो हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लानर ग्राफ की बात हो रही है, ये प्लानर ग्राफ का फॉर्मूला है, जिसमें वर्टेक्स दे रखी है, एज दे रखी है, एंड G इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ है, लाइक दैट, दिस इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ, एंड नंबर ऑफ द बाउंड्री फेस, आपको बाउंड्री फेस बतानी है। बाउंडेड फेस मतलब
ये तो एक ये बाउंडेड फेस हो गई और ये अनबाउंडेड फेस हो गई, ये अनबाउंडेड फेस हो गई, मतलब इसका कोई एरिया नहीं है। और बाउंडेड मतलब एक लिमिटेड एरिया, ठीक है। बाउंडेड फेस आपको बताना है। तो एफ का मतलब हो गया फेस, ई का मतलब हो गया एज, और वी का मतलब हो गया वर्टेक्स, ठीक है। तो आप इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 - 15 प्लस में एफ बाय 2 इक्वल टू, तो -5, तो एफ इक्वल टू 7, एफ इक्वल टू क्या आया 7। बट यहाँ पे हम 6 कंसीडर करेंगे क्योंकि हम -1 किसके लिए करेंगे, अनबाउंडेड। जो अनबाउंडेड फेस है ना उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, अनबाउंडेड फेस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 7 - 1 इक्वल टू 6, तो यहाँ 6 कंसीडर करेंगे। ये मैं करवा तो दूंगी, इसका आंसर भी गिवन है। चलो ये भी करते हैं। प्लानर ग्राफ तो मैंने आपको बता ही रखा है, तो हम इसको कनेक्टेड करके देख लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आ गया है ना, ए बी, ज़रूरी नहीं है नेम हम सेम लिखें, पर जो वर्ड ये है ये हमें सेम करने हैं, ठीक है। तो मैं सेम लिख देती हूँ, ई एफ डी, ठीक है। वैसे ज़रूरी नहीं होता। तो आपने अगर डी को सी से मिला दिया तो सी को एफ से कैसे मिलाओगे। अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो कट आ जाएगा, यहाँ पे कट आने के चांस हैं। ऐसे गए तो यहाँ कट आने के चांसेस हैं, ऐसे गए तो यहाँ कट आने के चांस है ना। तो जी इज़ नॉट प्लानर। अभी ये वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये आज पहले मैं ना बाउंड्रीज मिला देती हूँ, ओके। एक तो ये हो गया है ना, और एक ये हो गया। तो ये वाला मैं ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली कर दी और ये वाली कर दी। अब मैंने इसे ये वाली कर देती हूँ मैं। अब मैंने ये वाली कर दी, तो अब मैं ये वाली नहीं कर सकती, तो मैं इसको ऐसे घुमा के यहाँ कर देती हूँ। मैंने ये वाली बाउंड्री भी लाइन एज क्रिएट कर दी है ना। अब कौन सी बच रही है, ये वाली भी तो हो गई ना, ये वाली भी तो हो गई, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई। हाँ ये भी तो हो गई, ये देखो ये हो गई ना। हाँ जी ये भी कर दी, ये भी कर दी। कौन सी रह रही है, एक तो ये वाली रह रही है ना। इसको मैं ऐसे मिला दूँ, ये वाली भी हो गई। ये वाली रह रही है ना, ये सामने वाली, ये सामने वाली तो हो ही गई स्ट्रेट, ये भी हो गई। अब ये वाली रह रही है, दो रह रही हैं है ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ से कट लग जाएगा, यहाँ से गए तो यहाँ से कट लग जाएगा। एक यहाँ से गए तो यहाँ से कट लग जाएगा, यहाँ से गए तो रास्ता नहीं है, तो कैसे करेंगे। और ये कह रहा है कि G2 इज़ अ प्लानर, G2 इज़ अ प्लानर, कोई और रास्ता नहीं है, इसको हमें एज को देखना ही है कनेक्ट करके। अगर मैं इसे कहती हूँ कि मैं इसे ऐसे बना देती हूँ, कितने हैं 6 है ना, 1 2 3 6, 1 2 3 6 है ना। तो मैं अब फिर से देखते हैं, हाँ जी मैं यहाँ पे बनाती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा, मैंने इसको कट कर दिया, मैंने यहाँ लाइन बना दी। अब मैंने इसको कट कर दिया, मैंने इससे किसकी लाइन बना दी, इसकी लाइन बना दी मैंने है ना, इसकी लाइन बना दी। मैंने यहाँ से ऊपर से मैं ले गई और मैंने यहाँ से लाइन बना दी। मैं इसकी भी ना बाहर से ही लाइन बना रही हूँ,
एज एग्जाम्पल मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है, 3 लाइन बन गई। और ये वाली लाइन मैं बना रही हूँ, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ये वाली लाइन बना दी, अब मैं ये वाली लाइन बनाती हूँ, इसको मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, इसके साथ कनेक्ट किया, इसके साथ, ठीक है। अब ये वाली लाइन बनाती हूँ, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करती हूँ, हो गया। ये वाली लाइन भी हो गई, ये वाली हो गई। इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया ना, ये भी हो गई, ठीक है, ये भी हो गई। अब जो रह रही है वो रह रही है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कैसे कनेक्ट होगी भाई। G1 तो नहीं है प्लानर, G2 मेरा निकल नहीं रहा, हो सकता है प्लानर हो, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, ये मैं आपको फिर करा दूँगी। अभी और देखते हैं कोई और क्वेश्चन है। जी नहीं, और क्वेश्चन नहीं है। ये वाला कर के देख लेते हैं, इसका आंसर गिवन नहीं है बट मैं करवा देती हूँ। देखिए, अदर इज़ अ लेबल एज अ रिलेशन आ, हमें असर्शन रीज़न दे रखे है, ठीक है। तो वो कह रहे 2 स्टेटमेंट है, चूज़ करना है करेक्ट आंसर को, ठीक है। अगर ये ट्रू है, मान लो ये ट्रू है, तो क्या ये ट्रू है, देखिए यहाँ पे हमें कह रखा है क्या ये ट्रू है, आर माइनस, यानी ये क्या हुआ, नेगेशन आर और नेगेशन क्यू, यही होगा, ठीक है। ऐसे लगा लो या ऐसे लगा लो, बात तो एक ही है। सेकंड आपको कह रहे हैं आर और एस, आर और एस कॉमन, फिर आपको कह रहे हैं एस नेगेशन क्यू माइनस एस और नेगेशन क्यू, फिर कह रहे हैं आर और एस, तो यहाँ से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर और नेगेशन क्यू, तो यहाँ से आर कट जाएगा, यहाँ से नेगेशन क्यू आ गया। अब ये कह रहे हैं पी नेगेशन पी और क्यू, तो यहाँ पे मैं इसे कह सकती हूँ नेगेशन पी और क्यू, तो क्यू से क्यू कट गया तो नेगेशन पी आ गया। यस, अगर आर बोथ आर द ट्रू देन आर इज़ अ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। सो आंसर इज़ अ 1, ठीक है, आंसर इज़ 1। क्लियर कैसे क्या इन्फेरेंस रूल्स होते हैं ना रिजोल्यूशंस का, उसके थ्रू करा है, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच ना कनेक्शन नहीं दे रखा, देखो कॉमन लगा रखा है, तो मैंने क्या किया, आर नेगेशन कॉमन, ठीक है, ये ले लिया, और मैंने एक ये ले लिया, कौन सा ले लिया, चलो मैंने आर और एस ले लिया, आर और एस, तो मैंने ये काट दिया, मेरे पास आंसर क्या आया, नेगेशन क्यू और एस। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा नेगेशन एस और नेगेशन क्यू है, तो ये तो कट नहीं सकते, पॉजिटिव नेगेटिव कट सकते हैं, तो मेरे पास एक आंसर नेगेशन क्यू आ गया। इसका सॉल्यूशन क्या था, नेगेशन पी और क्यू था, इस वाले का सॉल्यूशन तो यही था ना। तो अगर इसको मैं ट्रू मान रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, नेगेशन पी आ गया ना, तो मेरा ये भी ट्रू होगा, सो आंसर इज़ ट्रू। क्लियर, होपफुली आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।